और फिर सन 2010 में उनकी मुलाकात हुई उनकी दूसरी पत्नी ब्रिटिश एक्टर टलूला रायली से। करीब 10 दिन तक डेट करने के बाद उन्होंने प्रपोज कर दिया। उनके बीच डिवोर्स हो गया, मगर उन्होंने फिर से शादी कर ली। पहली बार 2013 में और फिर 2016 में उनकी शादी टूट गई। तमाम मुसीबतों और बाधाओं के बाद मस्क को वो इम्पैक्ट मिल ही गया जिसके लिए वो काम कर रहे थे। उनकी नई कंपनी ने कुछ ऐसा बनाया था जिसकी हम बहुत ज्यादा कदर नहीं करते, मगर उसने पैसे ट्रांसफर करने का तरीका ही बदल दिया था और आज जमाना उसी के इस्तेमाल से चीजें खरीद रहा है। 2002 में 31 साल की उम्र में मस्क अमेरिकन सिटीजन और एक बिलियनियर बन गए थे। उस वक्त वो बड़े आराम से रिटायर हो जाते, एक प्राइवेट ट्रॉपिकल आइलैंड खरीदकर वहां चैन से माई टाइस की चुस्की लेते हुए जिंदगी गुजार सकते थे, मगर इन सब में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। उनका ज्यादा समय तो ऑफिस या फैक्ट्रीज में ही बीतता था और वो हफ्ते में 80 से 90 घंटे काम करते थे। इस एंटरप्रेन्योर के पास काम ही काम था और वो काफी बिजी भी रहते थे। उनका कहना था कि कामयाबी के लिए दिन रात काम करना जरूरी है। उन्होंने एक बार कहा था कि बच्चे भी उनकी प्रायोरिटी हैं, लेकिन पहले काम है। उन्हें बहुत प्यार करने वाला बाप माना जाता था, लेकिन बहुत ही कम लोग इतने बिजी स्केड्यूल को हैंडल कर सकते हैं। पेपैल के बाद मस्क की दिलचस्पी एक ज्यादा इंस्पायरिंग फ्यूचर में बढ़ी और वो आउटर स्पेस को एक्सप्लोर करने के बारे में सोचने लगे। उनका नया गोल था इंसान को मल्टी प्लैनेटरी बनाना। एक ऐसा बच्चा जिसका कोई भी बड़ा या क्लियर विजन नहीं था, वो अब एक जीनियस एंटरप्रेन्योर बन चुका था और अब उसका विजन भी बाकी लोगों से कहीं बढ़कर था। (2002) में उन्होंने एक प्राइवेट इंटरस्टेलर ट्रैवल कंपनी स्पेस एक्स शुरू की, जिसका मकसद था अपोलो की यादें दोबारा ताजा करना, और वो कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए स्पेसक्राफ्ट बनाने के सपने देखने लगे थे। उनका गोल था स्पेस ट्रांसपोर्टेशन की टेक्नोलॉजी को बेहतर बनाना और उसके लिए सस्ते और रीयूजेबल रॉकेट्स बनाना। लेकिन स्पेस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स मानते थे कि रीयूजेबल रॉकेट्स बना पाना असंभव है। हम किसी और दुनिया में जाना चाहते हैं। पहले तो चांद पर जाएंगे और फिर उसके बाद शायद मार्स या उसके भी आगे जाने की कोशिश करेंगे। मैं तो यही मानता हूं कि ये भी अपोलो के सपने का आगे बढ़ना ही है और अब सब लोग यही चाहते हैं। स्पेसएक्स की शुरुआत हुई थी 2008 में, मगर सब उनकी इस बात से सहमत नहीं थे। यहां तक कि मून वॉकर्स और अमेरिका के हीरोज नील आर्मस्ट्रॉन्ग और जीन सर्नन ने भी मस्क के प्लान को क्रिटिसाइज किया था। उन्होंने एक बड़े इमोशनल इंटरव्यू में कहा था कि मुझे यह सब सुनकर बेहद दुख हुआ। मुझे ये सब सुनकर अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि ये लोग मेरे हीरोज हैं, तो उनके मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगी। काश वो लोग हमारे पास आते और देखते कि हम कितनी मेहनत कर रहे हैं। शायद ये देखकर उनकी राय भी बदल जाती। उन्होंने आपको ये सब करने के लिए इंस्पायर किया था। हाँ, और अब वही आपको गलत बता रहे हैं। बहुत बुरा लग रहा है। 90 के दशक में मस्क के सिलिकॉन वैली में आने की सबसे बड़ी वजह तो यही थी कि वो इलेक्ट्रिक कार्स पर काम करें। उस वक्त उन्हें लगा था कि इंटरनेट का हिस्सा बनना बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो तेजी से तरक्की कर रहा था। मगर इलेक्ट्रिक कार्स बनाने के बाद उनके दिमाग में तफन थी और वो उसे भूले नहीं थे। उन्होंने कॉलेज के शुरुआती दिनों में ही एक इंटरव्यू में कहा था कि मैं उनके लिए काफी पैशनेट हूँ। मैं असल में एक महिला से मिला और कॉलेज के जमाने में उनके साथ डेट भी किया। वो आज साइंटिफिक अमेरिकन में एक राइटर हैं और फिर उन्होंने हमारी डेट के समय ही मुझसे कहा था कि तुम तो हमेशा इलेक्ट्रिक कार्स की ही बातें करते रहते हो और लड़कियों को इस तरह की बातों में बिल्कुल मजा नहीं आता। मतलब वो एक तरह का मोनोलॉग था। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा कि मेरा उनसे सबसे पहला सवाल था, क्या तुम इलेक्ट्रिक कार्स के बारे में सोचती हो? और उन्होंने कहा, नहीं, अच्छा। कभी नहीं। मस्क सिर्फ एक टेक एंटरप्रेन्योर ही नहीं है,
वो रिन्यूएबल एनर्जी के फ्यूचर के बारे में भी सोचते रहते हैं और उनका कहना है कि ये इंसान के फ्यूचर का एक की फैक्टर है। वो हमेशा से रॉकेट्स और फास्ट कार्स के दीवाने रहे और मस्क एक ऐसा तरीका भी ढूंढना चाहते थे जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम हो और फॉसिल फ्यूल्स का डिस्ट्रक्टिव यूज भी नहीं हो। इस बात में शक नहीं कि फ्रैकिंग टेक्नोलॉजी के कई खतरे हैं और हम अभी बिल्कुल ही अर्ली स्टेज में, क्योंकि मैं मानता हूं कि फ्रैकिंग से शायद दुनिया में ऑयल और गैस की एक्सेसिबिलिटी सिर्फ 10% ही रह जाए। हम नहीं जानते कि मामला किस हद तक जाएगा, लेकिन ये शायद इतना बढ़ जाएगा कि उससे दुनिया के क्लाइमेट पर बहुत ही बुरा असर होगा और उससे जितना नुकसान होगा उतना शायद पहले कभी नहीं हुआ है। और हम तब तक इंतजार नहीं कर सकते जब तक कमी की वजह से ऑयल और गैस की कीमतें बहुत बढ़ जाएं। इसलिए बेहतर यही होगा कि हम अभी से इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल शुरू कर दें। अब हमें ऐसे तरीके ढूंढने हैं जिनसे ऐसी इलेक्ट्रिक कार्स बनाई जा सकें जिनकी वजह से हमें गैस की बेहद बढ़ी हुई कीमत ना चुकानी पड़े। स्पेसएक्स की शुरुआत के 2 साल बाद 2004 में वो एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े जिसके बारे में उन्हें यकीन था कि वो ह्यूमैनिटी की दिशा बदल देगी और हमें एक ज्यादा सस्टेनेबल फ्यूचर मिलेगा। उस कंपनी के पास एक रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी थी जो एनवायरनमेंट, कस्टमर एक्सपीरियंस और कामयाबी पर यकीन करती थी और वो काफी पॉपुलर भी थी। टेस्ला मोटर्स, जिसे ये नाम दिया गया था इलेक्ट्रिकल इन्वेंटर पायनियर निकोला टेस्ला के नाम पर। टेस्ला का प्लान था ऐसी कार बनाना जो सबकी पहली पसंद हो, अफोर्डेबल हो, एनवायरमेंटली फ्रेंडली हो और फास्ट भी हो। हालांकि मस्क ने इस कंपनी की शुरुआत नहीं की थी, बल्कि 2 थोड़े से अनजान इंजीनियर्स ने की थी जिनके पास ट्रांसपोर्ट को लेकर एक विजन था और वो ऐसी एनर्जी का इस्तेमाल करना चाहते थे जो एनवायरमेंट के लिए बेहतर हो। अप्रैल 2004 में उन्होंने टेस्ला लॉन्च करने में उनकी मदद की और उन्हें $65 लाख अपनी जेब से दिए और उन्हें कंपनी का चेयरमैन बना दिया गया। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि हमारे बेहतरीन इंटेंशंस के बावजूद पृथ्वी को नुकसान तो होने ही वाला है, भले ही हम कुछ भी कर लें। इस बात की भी संभावना है कि या तो कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई इंटरनल अनफोर्स्ड एरर हमारी सिविलाइजेशन को खत्म कर देगी। 2006 में 32 साल की उम्र में लगातार सस्टेनेबल एनर्जी की खोज में जुटे रहने के बाद उन्होंने अपने कजिन्स लिंडन और पीटर रीव की मदद की ताकि वो सोलर सिटी नाम की वो कंपनी शुरू कर सकें जो सोलर पैनल्स और सोलर रूफ टाइल्स बनाती और बेचती थी। उसकी भी मालिक टेस्ला ही थी और सोलर सिटी आज अमेरिका में सबसे बड़ी सोलर सर्विस प्रोवाइडर है। वो मानते हैं कि सूरज से हमें लगातार ढेर सारी एनर्जी मिल सकती है और उनके मुताबिक इस एनर्जी से पूरी दुनिया को फायदा हो सकता है। वो उसके उस मिशन का एक बड़ा हिस्सा है जिससे वो पृथ्वी को पावर देना चाहते हैं। उनका कहना है कि इसका फायदा यूके में भी होगा, क्लाउडी ब्रिटिश वेदर के बावजूद। बादल होने के बावजूद सूरज की 80 से 90% एनर्जी पृथ्वी तक आती है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि बस तेज धूप ही हो, और अगर यकीन नहीं होता तो आप पेड़ पौधों को ही ले लीजिए जो सिर्फ सोलर पावर्ड केमिकल रिएक्शन से जिंदा रहते हैं, और यूके काफी हरा भरा देश है। 2008 में टेस्ला की पहली टेस्ला रोडस्टर आई, एक स्पोर्ट्स कार जो 0 से 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर सिर्फ 3.7 सेकंड में पहुंच जाती थी, और उसने पहली अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक कार मॉडल 3 के लिए रास्ता बना दिया। मगर मस्क को अंदाजा नहीं था कि ऐसी हाई एंड कार्स का प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। हमारा गोल है ऐसी कार्स बनाना जिन्हें जल्द से जल्द सब अफोर्ड कर सके, मगर कोई भी टेक्नोलॉजी एक लर्निंग कर्व से गुजरती है और उसे कई तरह की इकोनॉमीज और दूसरी चीजों का भी सामना करना पड़ता है। हमने एक छोटी सी शुरुआत की है और हमारे स्टार्टअप ने एक ऐसी कार बनाई है जो कि लो प्रोडक्शन वाली है और काफी एक्सपेंसिव भी है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का पहला वर्जन है। टेस्ला ने सिर्फ 1300 रोडस्टर्स बेचे थे तो क्रिटिक्स कहने लगे कि इतनी छोटी कंपनी कभी भी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पाएगी, मगर उसने अपनी बैटरी टेक्नोलॉजी बेच दी डेमलर को।
जिसने उसके सहारे एक इलेक्ट्रिक स्मार्ट कार बना ली और इस बात की पूरी कोशिश की कि रोडस्टर एक रेगुलर कार की कन्विंसिंग रेप्लिका बनी रहे, ताकि लोगों को यकीन हो जाए कि फ्यूचर तो इलेक्ट्रिक का ही है। मैं तो मानता हूं कि सारे ट्रांसपोर्ट रॉकेट्स को छोड़कर फुल्ली इलेक्ट्रिक हो जाएंगे। मैं तो इसी बात पर यकीन करता हूं और मेरे ख्याल से टेस्ला इस काम में एक एक्सेलरेंट है, उस ट्रांजिशन में एक कैटलिस्ट का काम करेगी। 2007 तक कंपनी पैसों की तंगी से जूझने लगी। वो नहीं जानते थे कि आने वाले साल कितने मुश्किल होने वाले हैं। मस्क ने टेस्ला और स्पेसएक्स की कामयाबी के पहले कई मुश्किलों का सामना किया था। 2008 उनकी जिंदगी का शायद सबसे बुरा साल था। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस का असर देश की इकोनॉमी पर पड़ा था। मस्क की तीनों कंपनीज फाइनेंशियल ट्रबल का सामना कर रही थी। उस वक्त तक स्पेसएक्स अपने पहले 3 लॉन्चेस में नाकाम रही थी और टेस्ला में हर महीने लाखों डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। मेरा एक दोस्त है जिसने एक स्टार्टअप के बारे में एक अच्छी बात कही है। ये कांच खाने और पानी में बनी भंवर को देखने जैसा है। तो अगर किसी को लगता है कि ये काम बड़ा मजेदार होने वाला है तो उसे, मुझे लगता है, निराशा ही होगी, क्योंकि ये मजेदार नहीं है। बहुत तकलीफ होती है। कहीं नौकरी कर लेना इससे ज्यादा आसान है। बहुत ही आसान और बहुत कम स्ट्रेसफुल भी है। तब आपको दूसरे कामों के लिए ज्यादा वक्त भी मिलेगा। लेकिन क्या आप ज्यादा खुश होते? ये आपके ऊपर निर्भर करता पर है। आप खुश होते? ओ, मैं ज्यादा हाँ। खुश होता? नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं होता। 2008 में क्रिसमस के पहले टेस्ला 2 दिनों के अंदर बैंकरप्ट हो सकती थी। टेस्ला और स्पेसएक्स के बचे रहने के सिर्फ 10% चांसेस थे। जो बैंक उनकी फंडिंग कर रहा था उसने भी हाथ खींच लिए थे। मस्क अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रहे थे। इसी साल जस्टीन के साथ उनकी शादी भी टूट गई। वो बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे थे और उन्होंने अपना सब कुछ दांव पर लगा रखा था, जबकि इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि उससे कोई फर्क आ सकेगा। एक तरफ टेस्ला बैंकरप्सी की कगार पर थी, तो दूसरी तरफ मस्क ने एक बहादुरी भरा कदम उठाकर उस कंपनी को सबसे मुश्किल वक्त पर बचा लिया था। आखिरी दम तक लड़ने और अपना सब कुछ दांव पर लगा देने के बाद उनके पास सिर्फ वही पैसे बचे थे जो पेपैल को बेचकर मिले थे। वो पैसे भी उन्होंने टेस्ला में लगा दिए। उसी साल सितंबर में मस्क को कामयाबी मिली फाल्कन 9 रॉकेट लॉन्च से, और तब उनके पास सिर्फ उसी लॉन्च के लायक पैसे थे। और फिर क्रिसमस के कुछ दिन पहले एक चमत्कार हुआ। नासा ने उन्हें बुलाया और स्पेसएक्स को $160 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर सप्लाई पहुंचाने का। इस ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के लिए ही स्पेसएक्स कंपनी बनाई गई थी और हम बहुत खुश हैं कि आज हम नासा के साथ मिलकर आगे बढ़ रहे हैं और ये संभव हुआ है। नेशनल स्पेस एजेंसी धीरे धीरे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के सारे ऑपरेशन इस तरह की कमर्शियल कंपनीज को सौंप देना चाहती है। हम एक एजेंसी के तौर पर मार्स और उसके आगे तक जाना चाहते हैं और सभी इस बात से बहुत खुश हैं कि इलॉन भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं और स्पेस एक्स चाहती है कि इंसान की पहुंच हमारे पूरे सोलर सिस्टम में हो जाए। 2010 में उन्होंने टेस्ला को पब्लिक कर दिया और उस पर पैसों की बारिश होने लगी। मगर सब इस कंपनी के फ्यूचर को लेकर बहुत संतुष्ट नहीं थे। वॉल स्ट्रीट ने तो यहां तक कह दिया था कि उसकी कामयाबी की उम्मीद बहुत कम है, मगर इन्वेस्टर्स ने इन बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मस्क ने भी टेस्ला और स्पेसएक्स की शुरुआत करते समय ये सोच लिया था कि नाकामी की संभावना ही ज्यादा है, फिर भी उन्होंने ये रिस्क लिया। मैं ये सब इसलिए कर रहा हूं और टेस्ला से जुड़े इतने सारे लोग ये सब इसलिए कर रहे हैं कि अगर हम कभी एक सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट लाने में कामयाब हो गए तो वो बहुत बड़ी बात होगी। हम ये सब इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हमारे दिमाग में ये बात है कि ये हमें अमीर बना देगा, बल्कि हमें कामयाबी के सिर्फ 10% चांस दिख रहे हैं। मुझे तो लगा था मेरे पैसे डूब जाएंगे और ऐसा हुआ भी, लेकिन गनीमत है कि मेरा सब कुछ नहीं गया, मगर हम उसकी कगार तक जरूर पहुंच गए थे। एक फोटो यही रुकिए थोड़ा सा। हाँ, राइट में। टेस्ला आगे बढ़ती रही, तरक्की करती रही और आज करीब 12,000 सुपरचार्जर्स पूरे नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया में
क्लीन ड्राइविंग को प्रमोट करने और दुनिया को ये दिखाने के बाद कि इलेक्ट्रिक कार्स पेट्रोल से चलने वाली कार से ज्यादा बेहतर हैं, मस्क ने एक इलेक्ट्रिक ट्रांसपोर्ट रेवोल्यूशन शुरू कर दिया था। मैं उन लोगों के साथ हूं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बना रहे हैं या बनाना चाहते हैं। ऐसा कर पाना बहुत ही मुश्किल है, मगर इसके बावजूद एप्पल जैसी कंपनीज एक बेहतरीन इलेक्ट्रिक कार बना सकती हैं। अभी ऐसा करना ही सबसे सही है। काम बन गया, इलॉन ने वापसी कर ली। लेकिन टेस्ला कंट्रोवर्शियल बनी रही। उस पूरे साल में कार्स की क्वालिटी को लेकर क्रिटिक्स कंपनी पर सवाल उठाते रहे और मस्क ने भी उसकी कमियों को सही माना। हाल ही में उसे लॉसूट्स, इन्वेस्टिगेशंस और लेऑफ्स का भी सामना करना पड़ा। उसकी रेपुटेशन पर काफी सवाल उठे और पूरा साल काफी उथल-पुथल भरा रहा। फेसबुक ही एक ऐसी कंपनी थी जिसने 2019 चुनाव के समय टेस्ला से ज्यादा नुकसान सहा था। मस्क ने कहा, गलतियां तो होंगी ही, मगर वो लगातार खुद को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं और आगे भी बढ़ रहे हैं। उन्होंने नई खोज करना बंद नहीं किया और लगातार रिस्क्स उठाते रहे। उन्होंने 22 मई 2012 को एक नया इतिहास लिखा। बेदाग लिफ्ट ऑफ के बाद फैल्कन 9 रॉकेट बिना किसी इंसान को लिए स्पेस में पहुंच गया। T-10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। और इसी के साथ SpaceX Falcon 9 रॉकेट का लॉन्च हो गया और अब तो नासा भी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर रीसप्लाई का काम प्राइवेट सेक्टर को दे रही है। इसी के साथ पहला कमर्शियल व्हीकल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर पहुंच गया और उसने वहां तक वो ड्रैगन कार्गो कैप्सूल पहुंचा दिया जिसमें ग्रोसरीज और सप्लाईज थीं। मेरे शरीर में जितना भी एड्रेनालिन था वो सब उस वक्त रिलीज हो गया था, ऐसा कहा था इलॉन मस्क ने जब रॉकेट ने लिफ्ट ऑफ किया था। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि हमारा एक स्पेस स्टेशन भी है। उन्हें यकीन ही नहीं होता। हमारा एक बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है, बहुत बड़ा। उसका अंदाजा भी लगाया नहीं जा सकता। वो एक बेहद अनूठा स्ट्रक्चर है जो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है। और मैं तो यही कहता हूं कि हमें लोगों को इसके बारे में बताना होगा। लोगों को बताना पड़ेगा कि स्पेस स्टेशन कितना शानदार है, क्योंकि वो वाकई बहुत अनोखा है। SpaceX अब रेगुलरली अपने सैटेलाइट्स स्पेस में भेजती रहती है।